Okay, dear students, let's get started without much delay. No? तो आज हम बच्चे पढ़ेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म को फर्दर एक्सटेंड करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं. पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस देखिए बच्चे, ए फंक्शन f is said to be ब्लर आ रहा है ना. क्या हुआ था नीचे कहाँ तक है फ्रेम इसका. देख लेना, मुझे बताना कहाँ तक. मैं लिखते रहूँगा, जब नीचे चला जाएगा मुझे बताना. बैठो.
बस फाइन। तो देखिए बच्चे, फंक्शन जो है पीसवाइज कंटिन्यूस कब होता है या सेक्शनली कंटिन्यूस कब होता है किसी भी फाइनाइट इंटरवल में, अगर हम उस इंटरवल को फाइनाइट सब इंटरवल्स में सब डिवाइड करें तो हर उस सब इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी पूरे पे ना हो, बीच में उसमें डिसकंटिन्यूटीज भी आती हो कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन वो जो सब इंटरवल्स हैं उन सब में वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज एट इंटीजर्स इट इज नॉट कंटिन्यूस, बट इन sub intervals we can divide it into finite number of sub interval such that it is continuous on each interval because it is going to be constant on that sub interval. So therefore and every constant function is continuous. अच्छा, एक तो ये होना, अब कब होता है कोई पीस वाइज कंटिन्यूस, अगर वो हर इंटीरियर ऑफ ईच सब इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूस हो, और फंक्शन जो है कोई इनफाइनाइट वैल्यू जो है अटेन नहीं करना चाहिए एंड पॉइंट्स, इट शुड अप्रोच टू ए फाइनाइट वैल्यू। सो यही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही। और एक नोट आपने ये करना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो पीस वाइज कंटिन्यूस वो होगा ही होगा, ठीक है। सो इट इज बट नेचुरल। पॉइंट वाइज बच्चे, पॉइंट वाइज होता है, कंटिन्यूटी होती पॉइंट वाइज है। दो प्रॉपर्टीज होती है मैथमेटिक्स में, एक होती है लोकल प्रॉपर्टी, एक होती है ग्लोबल प्रॉपर्टी। लोकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हम एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी जब हम डिफाइन करते हैं एट ए पॉइंट करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हम डिफाइन करते हैं एट ए पॉइंट। बट कुछ प्रॉपर्टीज ग्लोबल होती है, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे नहीं चेक की जाती, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल पे या पूरे सेट पे चेक की जाती है। सो दे आर कॉल्ड ग्लोबल प्रॉपर्टीज। सो दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे अगर एनालिटिक फंक्शन आप देखिए, वो भी एट ए पॉइंट, वो भी लोकल कॉन्सेप्ट है, मतलब वो लोकली उसको देखा जाता है एट ए पॉइंट। हम कहते हैं फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस द थिंग्स। तो वो पॉइंट वाइज होता है, बट पॉइंट वाइज का यहाँ उससे कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज पीस वाइज का मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंड नोट लिखिए, if any function is piecewise continuous on some interval then that function is integrable, then f is क्या होगा बच्चे, इंटेग्रेबल के लिए ना बड़ी लूज कंडीशंस भी चल जाती है, बिकॉज जब भी हमें इंटेग्रेबल बताना होता है किसी चीज़ को तो उसके लिए ना, मतलब हम कहते हैं कि अगर एक फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं तब भी वो इंटेग्रेबल हो जाता है, ठीक है। अगर एक फंक्शन की काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज है तब भी वो क्या हो जाता है, इंटेग्रेबल। और ना सिर्फ इतना बल्कि अगर एक फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज जो है उनके लिमिट पॉइंट्स अगर क्या हो, फाइनाइट, अगर उनके लिमिट पॉइंट्स क्या हो, फाइनाइट, मतलब आप सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का एक सेट ले लीजिए और उस सेट के जो लिमिट पॉइंट्स हैं अगर वो एक फाइनाइट सेट बनाते हैं तो तब भी उस और अगर वो फंक्शन जो है उतनी डिसकंटिन्यूटीज भी रखता है तब भी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटेग्रेबल। मतलब इंटेग्रेबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए एक फंक्शन को ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ते हैं। लास्ट हमने पढ़ा है हर मोनोटोन फंक्शन जो है वो क्या होता है, इंटेग्रेबल होता है।
हर कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, हर डिसकंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। हम कहते हैं कि अगर हम एक इनफाइनाइट सेट भी लेते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि उसकी जो लिमिट पॉइंट्स हम लेंगे, अगर वो लिमिट पॉइंट्स का सेट उसका क्या हो, फाइनाइट हो, लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या हो, फाइनाइट हो, तो तब भी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब वो जिसमें इतनी सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं तब भी वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेबिलिटी इज नॉट टू बिग अ डील एज कंपेयर टू डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी रिक्वायर्स कंटिन्यूटी, तो उसमें होनी चाहिए, बिकॉज इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज इट इज कंटिन्यूस। तो अगर कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल, जबकि इंटीग्रेबिलिटी में वी कैन कंप्रोमाइज ऑन मैनी फ्रंट्स एंड स्टिल द फंक्शन विल बी इंटीग्रेबल। व्हेन वी आर सेइंग इंटीग्रेबल वी मीन रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, आगे आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे आप रीमान स्टिल्जिस। रीमान स्टिल्जिस जो है दैट इज ए जनरल, आई वुड से दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें एक अल्फा भी इनकलकेट किया जाता है, अल्फा इज ए मोनोटोन फंक्शन। लेकिन रीमान जो इंटीग्रल होता है उसमें अल्फा को हम ट्रीट करते हैं, शायद 1 ट्रीट करते हैं, तो उसमें अल्फा को एक पर्टिकुलर हम ले लेते हैं। तो एक रीमान इंटीग्रल होता है, एक रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल होता है। उन दोनों को आप कहाँ पे पढ़ोगे? रियल एनालिसिस का जो कोर्स आपको शायद ज्योति में पढ़ा रही हैं उसमें इन सभी चीज़ों को पढ़ोगे और वहाँ पे आप देखोगे कि इंटीग्रेबिलिटी की क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्राइटेरियन होते हैं। पहले आपको थ्योरी काफ़ी लगेगी, पार्टीशन पढ़ोगे उसमें आपको थ्योरी लगेगी काफ़ी हमें पकाया जा रहा है, तो थ्योरी होती है पहले काफ़ी, मतलब आप कहोगे बोरिंग लगेगी आपको, बट जो आप एंड की तरफ चलोगे तो चीज़ें रिफाइन होना शुरू हो जाएंगी और इंटीग्रेबिलिटी के रिफाइंड क्राइटेरियन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो कमिंग टू द डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए फंक्शन, नहीं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, हाँ बस ये इसी की डेफिनेशन। ए फंक्शन इज said to be exponential order if there exists of exponential order if there exists, अगर एक कांस्टेंट अल्फा एग्जिस्ट करे, फंक्शन एफ लिखना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इफ देयर एग्जिस्ट्स ए कांस्टेंट अल्फा एंड पॉजिटिव कांस्टेंट T naught such that क्या होना चाहिए, T naught and M, T naught constants T naught and M such that e की पावर माइनस अल्फा टी को जब हम मॉड ऑफ एफ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी लेसर देन m। कहने का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन f एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है, अगर हमें एक कांस्टेंट अल्फा एग्जिस्ट करे और दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स टी नॉट और m के लिए हमें क्या मिले, जो मॉड ऑफ एफ टी है उसका और e की पावर माइनस अल्फा टी का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी डोमिनेटेड, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय सम पॉजिटिव कांस्टेंट m। सो फॉर ऑल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल t greater than t at which f of t is defined, at which f of t is defined। तो ये हो गई बच्चे डेफिनेशन इसकी। मोर एक्सप्लिसिटली if f is of exponential order corresponding
to some definite alpha in equation first, then we say that f is of, then we say that f is of शाबाश एक्सपोनेंशियल आर्डर, किस आर्डर का, एक्सपोनेंशियल आर्डर e की पावर अल्फा टी, दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर e की पावर अल्फा टी. फाइन. इन अदर वर्ड्स, ये क्लियर हो गई डेफिनेशन आपको? हाँ जी बच्चे, डेफिनेशन क्लियर है? एवरीथिंग ओके? इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में we say that f is of exponential order e की पावर अल्फा t if a constant alpha exists such that product e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू मॉड ऑफ एफ टी, दिस इज बॉन्डेड आर डोमिनेटेड, this is bonded for sufficiently large values of t, sufficiently large values का मतलब t should approach to infinity, t should approach to, और ये infinity को भी हम एक दूसरे तरीके से दिखाते हैं t greater than t naught, क्योंकि t naught आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, t naught आप जितना भी बड़ा ले लो t उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा. मतलब ये किसको शो करता है, दिस इज शोइंग दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर टी, यू हैव नो कंट्रोल ओवर टी. व्हेन यू आर राइटिंग इन दिस फॉर्मेट दैट टी ग्रेटर देन टी नॉट कंडीशन, इस कंडीशन के अर्थ क्या होता है कि टी नॉट आप जितना भी बड़ा ले लो टी उससे भी बड़ा होगा, मतलब टी पे आपका कंट्रोल है, इसका मतलब टी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इन मैथमेटिक्स सफिशिएंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ टी. सो दिस कंडीशन आई एम रिप्लेसिंग बाय शब्द्स आर वर्ड्स. So this is bonded for sufficiently large values of t. I mean to say this is less than m. This is this meaning is incorporated by this word bonded, and for sufficiently large values of t I mean to say t greater than t naught. So actually what I am doing, I am giving words to the mathematical statements just to make the things quite simple to you guys. Large values of t. From equation first, what do we have? We have mod of एफ टी किसके लेस देन होगा, e की पावर अल्फा टी इंटू एम, क्योंकि इस तरफ था ना e की पावर माइनस अल्फा टी, जब उस तरफ चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे कहो या ऐसे कहो कि दोनों साइड आप e की पावर अल्फा टी से इसको मल्टीप्लाई करो. So on one side you will be having only 1 and another side you will be having e की power alpha t. So this is another avatar, or version of this definition, okay. And this is true for all t greater than t naught for which f of t is defined, Is this okay? फाइन. लिख लिया बच्चों आपने? किसकी? बेसिकली होगा ही यही. मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये डेफिनेशन कैसे सेटिस्फाई. आपके कहने का मतलब ये है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा अगर, हाँ, तो उसकी कुछ टर्म फाइनाइट हो सकती है, लेकिन समटाइम
ये फाइनाइट ये e की पावर माइनस अल्फा टी है। तो सर अगर जस्ट हम इसको चेंज करते जाएंगे तो ये तो फाइनाइट जीरो तक कभी होगा ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं। नहीं, जीरो को जाएगा, जीरो को जाएगा। जीरो e की पावर खत्म नहीं होगा, हाँ खत्म नहीं होगा सर, को मतलब इसकी तरफ फाइनाइट। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जीरो, तो जीरो तो कभी होता नहीं एक्सपोनेंशियल, ये सब वही नहीं, ये खत्म नहीं होगा इसकी वैल्यू। लेकिन रियल एक्सपोनेंशियल वो वाला जीरो हो जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, वो भी नहीं जीरो होता, जीरो कभी नहीं होता, चाहे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो या रियल एक्सपोनेंशियल हो, वो नेगेटिव हो सकता है। ये ऐसे है ना, इसका ग्राफ ऐसे देखो ना, ये है ना, ये देखो, चाहे नेगेटिव वैल्यूज भी हैं लेकिन ये हमेशा इसके मतलब लगेगा आपको कि बिल्कुल इसके करीब आने की कोशिश कर, लेकिन इसको कभी टच, और यहाँ से देखो पॉजिटिव, तो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज हो तब भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है ना, वो पीरियडिक फंक्शन भी होता है और प्लस 2 पाई आई उसका पीरियड होता है, और साथ में ना वो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। इट कैन आल्सो टेक व्हाट हैपेंड, थैंक यू। चलिए देखिए बच्चे, एक और एग्जाम्पल देखिए। एवरी बॉन्डेड फंक्शन फॉर विच अल्फा इज इक्वल टू 0, फॉर विच अल्फा इज इक्वल टू 0 is of exponential order, is of, बोलो बच्चे, is of exponential order। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ना बॉन्डेड फंक्शन, जैसे मैं बॉन्डेड फंक्शन लेता हूं साइन बीटा टी, साइन बीटा टी, कॉस बीटा टी एटसेट्रा, इस तरह के बॉन्डेड फंक्शन। तो जब आप मॉड ऑफ एफ टी इंटू क्या करोगे, ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फा 0 लिया है तो ई की पावर 0 टी हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, एफ टी कितना होगा, साइन ऑफ बीटा टी। अब ये हो जाएगा 1, तो दिस इज साइन बीटा टी, तो साइन का मॉड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो मिल गया ना आपको m। सो दैट मीन्स e की पावर माइनस अल्फा टी, आप उस बेसिक डेफिनेशन को याद करो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। सो दिस इज सेटिस्फाइंग डेफिनेशन, फाइन। सिमिलरली फॉर कॉस बीटा टी, ठीक है, चाहे आप t की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, साइन बी टी जो है वो हमेशा किसके बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज ही -1 और 1 के बीच में होती है। इसी तरह से द फंक्शन f such that f of t is equal to e की पावर at इंटू साइन बी टी, बीटा टी, बी टी ले लो, बी टी लिया, दिस इज, बोलो बच्चे, दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इफ अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर लो मैं, अगर मैं अल्फा को क्या लेता हूं बच्चे, शाबाश बोलो, अल्फा को a अगर लेता हूं, अल्फा को क्या लेता हूं मैं, a, देखो, बिकॉज इन दिस केस e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू मॉड ऑफ एफ टी, दिस इज e की पावर माइनस ए टी, और एफ टी किसके इक्वल है, e की पावर ए टी साइन बी टी। अब एक्सपोनेंशियल पावर तो पॉजिटिव होता है, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, e की पावर माइनस ए टी मॉड ऑफ e की पावर ए टी इंटू मॉड ऑफ साइन बी टी, तो ये किसके इक्वल होगा, शाबाश, देख
देखो बच्चे ए की पावर माइनस अल्फा टी और मॉड ऑफ एफ टी कहाँ पहुँचे थे हम, दिस इज ए की पावर ए टी। अब देखो एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, डजेंट मैटर इसकी पावर नेगेटिव होती है या पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव का मॉड वो वही, मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड की डेफिनेशन होती है बच्चे दिस इज इक्वल टू एक्स if x is greater than equal to 0 and this is minus x if x is less than 0. Since this is positive so this has to be equal to x, तो ये e की पावर at के इक्वल, तो मॉड मतलब हम हटा सकते हैं और इनटू a की पावर माइनस at पहले था और ये आ गया e की पावर at और मॉड ऑफ साइन bt, तो किसके इक्वल हो गया ये तो 1 हो गया। अगेन दिस इज मॉड ऑफ साइन bt विच इज अगेन लेस देन इक्वल टू 1। सो कुल मिला के हमें क्या मिला, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ t दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स e की पावर at sin bt this is of exponential order if alpha is equal to a. So similarly you can guess that how we have to make things of how to we will turn the functions of exponential order. Suppose if it would have been b there, then we would have taken alpha equal to b. Similarly if this is suppose 100, then we would have taken alpha is equal to 100. So this is how we can construct the functions of exponential order, but we must have the knowledge of certain things, like we know that this is a bounded function, so this will be dominated. If there is cos bt, again this will work, this will go along the same lines, so you can actually play around all these things. So this was all about what do we mean by exponential order, when a function is of exponential order. Why we are doing all this nonsense? Most of the times I use this word nonsense. I just want to take every bit of it. I mean to say, I enjoy speaking English in certain flavored way or certain way. So don't take it otherwise as sorry saying nonsense, or we have we come here just for doing nonsense. We have come here for taking the education. So don't take it otherwise. This is just my way of speaking. So enjoy it. Take every